तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 वैसे तो है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 कहलाया जाए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट तो था ही नहीं। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कहां से? केमिस्ट्री यानी केमिकल से। तो अभी यहाँ पर हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसको बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें हम लोग जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आप जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कहां से? आपके केमिकल सब्सटेंस से। अब केमिकल सब्सटेंस में क्या हो सकता है कि जैसे माना कोई रिएक्शन जो है वो बन रही है और वहां पे, या हम कह सकते हैं कि हम ऐसी ऐसी एनर्जी को देखें जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर ले और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम ट्रांसफॉर्म करने में आगे करें, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ठीक है ना। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं कि कहां कहां से हमारी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर भी एनर्जी हो रही है जो किस चीज के काम में काम आ रही है, और बहुत सारी जगह हम देखते हैं। तो इसके कुछ फंडास होते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे? हम रिडॉक्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, हम रिडक्शन पढ़ेंगे, हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें यही आती है कि यहाँ पर वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा कॉमन सा फिगर फॉर, लेकिन हम ऐसे तो समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये लीजिए आई आपकी डेफिनेशन। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जैसे नेहा मैम ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और की केमिकल सब्सटेंस से हो रही है, लेकिन अब इसके लिए हम एक डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ऐसी ब्रांच आपकी साइंस की जो क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किससे? फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस, यानी यहां पर एक वर्ड आएगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती जा रही है, स्पॉन्टेनियसली चल रही है, स्वतः चल रही है, अपने आप चल रही है, वो केमिकल रिएक्शंस, और उसका यूज करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी रिलीज हुई उसका यूज करते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कभी कभी अस्वतः, जो अपने आप केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, यानी हमने एक तरफ तो एनर्जी बनाई और उस एनर्जी का यूज हमने एक चीज के ट्रांसफॉर्म में दूसरे को कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ऐसा यूज करते हैं। अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस है जिसमें आपको ऐसी एनर्जी दिखाई देगी। तो हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, या हम फ्यूल का कहते हैं कंबक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द मेन थिंग, जो उसका मेन पार्ट है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो आज हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो भी ये डेफिनेशन मैंने लिखाई थी उसको बहुत ध्यान से यू हैव टू लर्न इट, कि द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज during spontaneous chemical reactions and to use of this electrical energy to bring out the chemical transformations में आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे बहुत सारी रिएक्शन जिसका मेन एक ही मकसद होता है, we have to learn the redox reactions। तो हम redox reaction के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में एक जर्नलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस ना ऐसा बना हुआ है कि जब हम कभी भी साइंस पढ़े, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो उसमें जो भी पॉइंट्स या जो भी चीजें दी गई है ना उस वर्ड को ध्यान रखेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शंस तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, क्लास 11th में भी थी, 10th में भी कुछ कुछ इसके सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे। चलिए अभी मैं लेती हूँ डस्टर और डस्टर से अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि रिडॉक्स को हम कैसे समझेंगे। 11th में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, नो डाउट, क्योंकि कोई भी टीचर है वो पूरी अपनी जान लगा देता है पढ़ाने में। लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना उनको समझाना बिल्कुल ऐसे होता है कि बिल्कुल जो आपके सामने ऐसी सब्जी रखी हुई जो उसे आप पसंद ही नहीं करते हो। चलिए देखिए, अब आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो ये रिडॉक्स के हमने बीच में से कट कर दिया, मैं तो दोनों भाइयों को अलग कर दिया। तो ये हो गया रिडक्स का रिडक्शन, और सेकंड वाला हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है।
ये हमारा हुआ, ध्यान से सुनिए। रिडॉक्स रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस है। अगर कहीं पर हम बात करते ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बनी होगी, इस रिडॉक्स रिएक्शन का मीन्स क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला समझिए। रिडॉक्स यानी ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन केमिकल, अगर हम देखें तो वी कैन इजीली फाउंड इट अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन द सेम प्लेस, यानी एक ही रिएक्शन में व्हेन यू फाइंड अ ऑक्सीडेशन और अ रिडक्शन दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में है। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस की तरफ से पढ़ते हैं, तो हमें क्या आता है कि जब भी बात ऑक्सीडेशन की आती है दैट मींस वी आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड जब भी यू हैव टू गेन द इलेक्ट्रॉन यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, रिड्यूस, एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखिए, जहां पर गेन हो रहा है, जहां पर गेन हो रहा है यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो निकाल रहा है लेकिन दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एजेंट है, तो इसको हम उल्टा बोलते हैं, पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना बच्चों। हमेशा मैं इसमें इतना कंफ्यूज होती थी ना कि जब मेरी मैम पढ़ाती तो मैं कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज द वेरी डिफिकल्ट वन कि भैया क्या होता है। तो तब समझ में आया कि जो हेल्प करता है, जो एजेंट है, जैसे एजेंट होता है ना, कहीं हमें हाउस ढूंढने जाना है तो एजेंट क्या करेगा, आपको वो हाउस दिलाएगा। कहीं आपको एलआईसी का एजेंट मिल जाएगा, वो एलआईसी की अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देकर क्या करता है, उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है। और यहाँ पर जहां पर वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये क्या करता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे का फटाफट छीनता है कि चल मुझे दे दे, तू अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली चीज हमारी ये आई कि फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, दैट मींस इन विच द रिएक्शन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, या इन द रिएक्शन वी कैन इजीली से दैट इज द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड वेयर यू फाइंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड योर रिडॉक्स, आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन। थर्ड आता है रिडॉक्स यानी रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कॉमनली फाउंड इन अ सेम रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर केवल ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा है, यानी एक कंपोनेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट है जो अपने उनके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ हो रहा है रिडक्शन। ये याद रखिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझाते, पहले देखो इसको। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द रिएक्शंस इन विच, यहाँ पे आ जाएगा इन विच, द रिएक्शंस इन विच involve both oxidation and reduction. Oxidation means losing of an electron, ध्यान से सुनिएगा, losing of an electron, और reduction that means gaining of an electron, जहां पे gain हो रहा है और लूज दोनों हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर Zn है एंड Cu है। यहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और ये भी हम जानते हैं क्लास 11th में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो भी हमारा मेटल सिंपल स्टेट यानी फ्री स्टेट में रहता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे, जब हम यहाँ देखेंगे पूरी रिएक्शन को, तो इस पूरी रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये Zn हमारा फ्री था, पर इसने बाद में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। तो जब इसने लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब ये लूजिंग कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी गुड। और ये मैंने आपको बताया था, जहां पर ये आपके 2+ चार्जेस थे, ऑलरेडी ये क्या था, ये चार्ज था, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ था, अपनी बैलेंस के साथ आया था, यानी कमी थी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ आके इसे एकदम से इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसके होंगे। तो हुआ क्या कि ये जो Cu+ वाला था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले जिंक से लिए, और यहाँ पर ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में आ गया, रिड्यूसिंग, ठीक है, यानी किस क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, या रिडक्शन हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया।
अब जब बात करते हैं हम Zn की, तो Zn क्या कर रहा है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। और मैंने ये पहले ही बताया कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, अब यहाँ पर इस Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जहां पर इसने लूज किया, इसका मतलब यहाँ तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडेशन किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और दूसरे को दे दिए। और यहाँ पर जिसने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेस्प किया, जिसमें रिडक्शन हुआ, वो किसकी तरह काम करेगा, उसने दूसरे वाले से छीने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह काम करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा उसने, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी इसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीना है, अपने पास लिया है और इसने लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और जो ऑक्सीडेशन करता है, यानी जिसने फोर्स करके इसके इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो ये क्या वर्क करेगा, एक किसकी तरह काम करेगा, एक आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। याद रखिएगा कि जब भी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करना, उसको हटाएगा, चल भाई अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने खींचेगा कि दे मुझे। तो यहां पर बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना है और ध्यान से करना है। फिर से समझिए, हमने ऑक्सीडेशन क्लास 11th में पढ़ा, इजीली पढ़ा। वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो मतलब एक कंडक्शन ही तो होता है ना, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो यहाँ पर जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिडक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन के उसमें नहीं लिया, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन मींस होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इन द रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, या हम कहेंगे इन रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेम प्रोसेस, यानी सेम रिएक्शन में ये प्रोसेस होती है। इसमें जिसका इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसका लिया है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। जो ऑक्सीडेशन करता है यानी किसी के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकालता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात हमने यहाँ पढ़ ली। मैंने फिर कहा कि जो हम 11th में पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। ये चीज हमें तो दोनों पढ़ी हुई है। अभी यहाँ पर मेन हमें इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। फिर ध्यान से ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन किसका होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का होता है। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप टॉपिक पे आते हैं वो कंडक्टिविटी पे आते हैं। क्या होता है कंडक्टर्स, कैसे कंडक्टर्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अब देखिए, एक चीज हमें इसको साथ में लेके चलनी है। एक तो है इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बड़े काम आएंगे। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसी में फ्लो हो रही है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है। हम पहले इसको समझेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, क्या वो वाकई में सब कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी जितनी भी चीजें आपके पास होंगी पहले हम समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। हमारी टीचर हमसे हमेशा एक बात कहती थी कि व्हेन यू हैव टू लिसन एवरीथिंग दैट मीन्स यू गेन एवरीथिंग। अगर आप राइट कर रहे हो, यू राइट एवरीथिंग, दैट मीन्स यू नथिंग, बिकॉज राइट करना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है। तो हमारे समय में जो भी हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे और हमेशा हमसे यही बोलते थे कि यू हैव टू गो विद योर ओन टैलेंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर वंस। आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, और ध्यान से पढ़ेंगे उसको। पहले कंडक्टर क्या होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऑल द सब्सटेंस आर द कंडक्टर्स? जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितनी भी चीजें होती, सब में कंडक्टिविटी होती? नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो आप एक एग्जाम्पल लगा के सोचिए कि आपके घर में लाइट जाती है, ठीक है, और लाइट, या आप सोचिए कि आपके घर में एक तार है जो बिल्कुल नेकेड है, यानी उसके पीछे कोई प्लग नहीं लगा हुआ है। आपने उस तार को छुआ, आपने चप्पल पहनी भी नहीं है, और या चप्पल पहनी भी है, अगर सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आफ्टर जस्ट वेयरिंग योर शूज आपको करंट लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं, जैसे वुड हो गया, जैसे हमारी प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, जिसमें हमारी चीजें कैसी होती हैं, यानी नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल द सब्सटेंस आर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी लूज कर लेगा, यानी मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे करेंगे ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये नेक्स्ट टॉपिक को हम ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंटली हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटेलिक एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अभी जितने मैंने आपको लंबी लंबी प्रवचन सुनाए, जितनी कथा सुनाई, उसे थोड़ा बहुत तो आपको यू हैव टू नो समथिंग अबाउट। तो ध्यान से देखते हैं एक चीज को। हम देखते हैं कि मैंने पहले बताया कि ऑल द सब्सटेंस आर मेटेलिक कंडक्टर्स। मैंने बताया जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, दीज एक्चुअली आर मेटेलिक कंडक्टर। सब तो नहीं होते, ऑल सब्सटेंस आर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, पर मेटेलिक कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट चीज हमारे पास आई कि दो सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट द चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, दैट इज कॉल्ड योर कंडक्टर्स। यानी जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा दो सब्सटेंस विच डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक चार्ज और विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट इज नॉन कंडक्टर्स। यानी अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, नेम से ही लग रहा है कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं नेम से क्या लग रहा है, वो मेटल्स हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर हो गया कि मेटल्स में इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। सबसे ज्यादा लूज करने की पावर मेटल्स में ही होती है, जो एकदम लूज कर देते हैं, और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, विद दिस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बात आती है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स में होते हैं। अब जो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, लाइक वुड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। हम देखा ना, करंट मारने में हम लकड़ी के डंडे से उस इंसान को मारते हैं, हट जा हट जा हट जा, तो वो हमारे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अब यहाँ पर ना टू टाइप्स के कंडक्टर्स आ जाते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फर्स्ट वन होता है कंडक्टर्स, जो स्पेशली हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को वेरी इजीली इन अ वेरी स्मूथ वे। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हम समझेंगे और फिर हम ध्यान से उनको देखेंगे। ठीक है, दोनों को मैं डिफरेंस करके मैं समझाइए। अब इनको मैंने, अब आप कहेंगे कि मैंने क्यों मेटेलिक एंड जो आपके मेटेलिक कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, उनको मैंने डिफरेंस क्यों बताया? डिफरेंस बताने का रीजन बहुत बढ़िया है। जानते हो क्या, जो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, तो वी कैन इजीली गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक कि फर्स्ट वन है जो यहाँ पर आपका लिखा है मेटेलिक, एज अ नेम इंडिकेटेड, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो किससे करेंगे, मेटल्स में करेंगे। ठीक है, कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को वेरीफाई। ये है इलेक्ट्रोलिटिक, लिटिक माने होता है टूटना, क्या होता है, ब्रेक, टू ब्रेक। ठीक है, और इलेक्ट्रो माने होता है ऐसे सब्सटेंस जिनको आप यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको आप डिसॉल्व करोगे किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। तो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन थे वहां पर फ्री आयंस हो जाएंगे व्हेन इट डिसॉल्व इट। ठीक है, जब आप इसको इनके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो यहां से फ्री आयन निकलेंगे, जिसमें कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी किसमें होती है, फ्री आयंस में, और इसमें किसमें होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। सिंपल सी बात है, ये तो अपने सॉलिड स्टेट में ही है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक की एक खासियत होती है कि इनके लिए इनको क्या होना पड़ता है कि जब ये क्या होता है, डिसॉल्व होते हैं या अपनी मॉल्टन स्टेट में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट विल बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द आयंस जब इनके अपनी मॉल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी। अब यहाँ पर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ चाहिए होता है कि क्या आपका जो मेटल है, इट कैन इजीली, उसका नेचर एक
मेटल का नेचर कि वाकई इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज आती है कि स्ट्रक्चर क्या है उसका, यानी अगर कोई मेटल बना हुआ है वो अपने किन फ्रेम्स में बना हुआ है, कि अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या मेटलिक कंडक्टर में इफेक्ट कर रहा है, डिक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पूरा खेल ही मॉल्टन स्टेट का है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो अपने यानी दो सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट एंड जस्ट डिवाइड इनटू देयर, या इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस यानी टूट जाते इनटू देयर आयंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। वो यानी जो माना सपोज हमने NaCl ले लिया, वो डिसॉल्व हमने किया कि सॉल्वेंट में, तो Na प्लस Cl माइनस में अपने आयंस में डिवाइड हो गया, विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सपोज एक बात बता रही हूं मैं आपको, दूसरे होते हैं जो डिवाइड अपने आयंस में डिसॉल्व करने के बाद नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी जो डिसॉल्व नहीं होंगे, जैसे शुगर है, अल्कोहल है, वो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, that means the main theme of this, which conduct the electricity by the ions, if it not divided into the ion, that means not conduct the electricity। सिंपल फंडा इसका हो गया। अब ये तो हमारा इतना पूरा हो गया, इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है। और टेम्परेचर में आने पर बच्चे एक बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे भी लगता था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, पढ़ेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक, यानी कुछ टाइम के बाद। पहले एक चीज को धीरे धीरे समझेंगे, देन आफ्टरवर्ड वील गो। क्या है कि यहाँ पर व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को, तो मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज हो जाते हैं उनका कंडक्टेंस, जबकि यहाँ पर तो बढ़ रहा है, क्योंकि आयंस जितना जा रहे हैं कर रहे हैं। चलिए इनकी कहानी तो हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी आगे नेचर में हमारी बात आएगी। अब जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है ना, अब क्या होता है कि इसमें भी दो हो गए, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट माने विच कैन इजीली डिसॉल्व इनटू आयंस और डिवाइड इनटू आयंस, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जो मॉडर्न स्टेट में आ गए। अब जो विच डज नॉट डिसॉल्व, विच डज नॉट मतलब ब्रेक ही नहीं हुए अपने आयंस में, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मेन चीज हमारी आती है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे होते हैं इसको हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन इनटू आयंस में, यानी जो डिसोशिएट हो जाते हैं किसमें, इन आयंस में, इनटू द आयंस, ठीक है, वेरी गुड, अपने आयंस में जो डिसॉल्व हो जाए। अब इसमें टू कैटेगरीज है, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग और सेकेंड वीक, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज अ नेम इंडिकेटेड। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, जैसे NaOH है, NaCl है, ठीक है ना, HCl है और भी बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, Na प्लस OH माइनस कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं। ये हो गया बेटा, इसको हमने करा, ठीक है। अब जो वीक की बात आ गई, वीक का मतलब होगा विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, जो डिसोशिएट होंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए NH4OH को देख लो, HCN को देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन सबको आप देख सकते हैं कि ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो कभी कभी हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या देखना पड़ता है कि ऐसा आयंस, यानी इतने वीक हैं कि कभी जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप देखते हो कि कंप्लीटली ये सब्सटेंस कितना है, कि नंबर ऑफ सब्सटेंस का कितना है, और डिवाइडेड बाय कितना डिसोशिएट हुआ, यानी कितना नंबर था और कितना नंबर डिसोशिएट हुआ, इतना कम डिसोसिएशन होता है। माना इसका नंबर सपोज 20 है और ये डिसोशिएट केवल 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे हमने लगाया कि इतना डिसोशिएट इतना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात करी मैम आपने, बहुत अच्छी बात बता दी। तो हम इसको क्या देखेंगे, अगर हम बात करते हैं इसकी हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से हमें हर चीज को समझना है कि इसमें और इसमें, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक ही डिफरेंस होता है कि द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली dissociate into the ions,
और नॉट डिसोशिएटेड। ठीक है, अभी आगे जाके और चीजें पढ़ेंगे। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलिटी सोल्यूशन में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, यानी फैक्टर कौन कौन से इसमें लगते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब है किन किन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट को फर्क पड़ेगा। मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं, मैं अगर सॉल्यूशन को टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, या जो भी चीजें होंगी अभी हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखिए इसको, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं और जल्दी। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है हमारा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या क्या अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो तरीके से होती है। मैंने आपको भी बताया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो तरीके से होती है। एक तो जो मेटलिक कंडक्टर करते हैं वो, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो हमारे कौन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर बात हम कर रहे हैं किसकी? ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। यानी अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी कैसे होगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा कंडक्टर है उसमें कंडक्टेंस हमेशा होती है आयंस के थ्रू। फिर सुनिए, आयंस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है बाय द आयंस। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। फिर याद रखिए दो तरीके की कंडक्टिविटी थी। पहला था मेटेलिक कंडक्टर जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे मेटेलिक कंडक्टर में। यहां पर है फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस आयंस, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, डिसोसिएशन ऑफ आयंस। बच्चा ध्यान रखना, कभी डिफरेंस में कभी गलती मत करना, ये मैंने डिफरेंस दोनों में बता दिए थे। अब क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या मतलब होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का? जो मैंने बताया था, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी आयंस को जो डिसोशिएट करने की पावर होती है वो दो तरीके से डिसोशिएट थे। क्लासिफिकेशन में आपने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे जैसे ही उनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे वो फटाफट डिसॉल्व होते जाएंगे, आयंस चेंज होते जाएंगे, आयंस डिसोशिएट होंगे और वो कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी को। वीक होंगे वो वीक तरीके से करेंगे। सेकेंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मोस्टली हम लेते हैं पोलर सॉल्वेंट को। पोलर सॉल्वेंट का मींस होता है बच्चों प्लस और माइनस, यानी पोल्स होना उन दोनों के, प्लस और माइनस पोल। जैसे ही आपने ऐसा पोलर सॉल्वेंट लिया वैसे ही आपके इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो आप सब्सटेंस डालोगे वो फटाफट डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में और कंडक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर है तो कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है तो प्रॉब्लमेटिक होगा। थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जहां पर इतने भर भर के आयंस हो, यानी सब्सटेंस इतना ज्यादा हो, सॉल्वेंट बहुत कम हो, यानी इतना ज्यादा सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, आयंस बन ही नहीं रहे, वो आपस में कोलैप्स है, बिल्कुल इंटरेक्शन करे हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उनको नीड होगी कि कोई उन्हें डाले, डाइल्यूशन करे। डाइल्यूट यानी जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर डाइल्यूशन ज्यादा तो कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और डाइल्यूशन कम यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्या होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उतनी कंडक्टिविटी कम, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस जो होंगे वो मूव करते जाएंगे। लास्ट है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि दो भाई प्लस माइनस आपस में बातचीत नहीं बंद कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया। जब इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करोगे, इंट्रैक्शन क्रिएट होगा, तो वैसे ही आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। फिर से समझिए, फैक्टर्स affecting electrical conductivity of electrolytic solution। जब हम बात करते हैं
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में आयंस आ जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस इसका मतलब ही है सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू द आयंस। अब आयंस अगर डिवाइड हो गए हैं तो वो सबसे पहली बात डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिसोशिएट जल्दी हो रहे हैं या आपके पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिसोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जिस सॉल्वेंट में वो डाले जा रहे हैं वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर होगा तो कंडक्टिविटी अच्छे से होगी, नॉन पोलर होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा कंडक्टिविटी उतनी नीचे होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। कंसंट्रेशन को कम करो, कंडक्टिविटी को बढ़ाओ, मतलब डाइल्यूशन करो, पानी डालते जाओ, उसमें ऐसा सॉल्वेंट बढ़ाते जाओ, उसके इंटरेक्शन खत्म करो। लास्ट है टेम्परेचर। जैसे ही दो प्लस और माइनस वाले आपके सब्सटेंस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इंटरेक्शन रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच में डिस्टेंस आ जाती है, और जब उनके बीच में डिस्टेंस आएगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आराम से हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कि दे नीड अ आयंस। आयंस मींस आयंस में जैसे 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 बड़े इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ते चले जाए, ये ध्यान रखना। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना, मेरे वीडियो को 10-10 बार देखना और उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर देखिए, क्योंकि ये है पार्ट 1 और इसके बाद नेहा मैम लेकर आएंगी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे पार्ट लेके आएंगी नेहा मैम, और एक एक चीज को, एक एक फंडा को आपको समझाएंगी। जहां आपको प्रॉब्लम होगी नेहा मैम आपके साथ होंगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर योर नेहा मैम।